हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो बड़ी खबरें हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी अफगानिस्तान से जो कुछ खबरें आ रही हैं वो हम बार-बार आप तक पहुंचा रहे हैं। तालिबान का दावा है कि वो 85% एरिया में उन्होंने कब्जा कर लिया है। अमेरिका का कहना है कि तकरीबन आधे जिले तालिबान के कब्जे में हैं। अमेरिका के जो सेंटकॉम के हेड हैं जनरल मैकेंजी, उन्होंने अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को वादा किया है कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ाई में एयरफोर्स के जरिए मदद जारी रखेंगे। इस बीच में बातचीत दोहा में फिर से शुरू होने वाली है। अब तक जो बात हुई है उसमें यह कहा गया कि बातचीत जारी रखी जाएगी। बात खत्म करने की बात ना ही काबुल में मौजूद हुकूमत और ना ही तालिबान की तरफ से आई है, तो बातचीत में भी उम्मीद लगती है। लेकिन ग्राउंड पर हाल यह है कि ईद के लिए सीज फायर नहीं हो सका। आमतौर पर ईद के मौके पर या किसी त्योहार के मौके पर सीज फायर अब तक होता रहा है। इस सब को जानने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट असद मिर्जा साहब, जो खलीज टाइम्स और बीबीसी के साथ लंबे अरसे तक काम कर चुके हैं। इस वक्त वो कॉलम लिखते हैं मुख्तलिफ जबानों में, और वो कॉलम भी अब गल्फ टुडे शारजा में भी छपता है। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जबानों में आपके कॉलम छपते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि इस वक्त जो तालिबान का एक तरह से रिसर्जेंस जिसे कहा जा सकता है, दोबारा एक तरह से उन्हें ताकत मिली है, अमेरिका की गैर मुल्की फौजों की वापसी के साथ साथ उन्होंने हमले बढ़ाए हैं, मुल्क के बहुत इलाकों पर कब्जा कर लिया है, और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत लोगों को ये यकीन हो चला है कि तालिबान की हुकूमत फिर से कायम होने जा रही है। आप इन सब डेवलपमेंट्स को किस तरह से? शुक्रिया काज़मी साहब। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से तालिबान ने हालिया अरसे में मुल्क के अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर अपना जो है कब्ज़ा बढ़ाया है, और उसके बाद जो है मगरबी ममालिक के अलावा इलाकाई जो मुल्क हैं उनके अंदर भी तशवीश बढ़ रही है कि भाई तालिबान जो है वो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत कायम करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो तालिबान की बेसिक नफ्सियात है उससे खतरा लगता है मगरबी ममालिक को भी और इलाकाई ताकतों और इलाकाई मुल्कों को भी। और हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि तालिबान का जो आप ये कहें कि साहब तालिबान जो है वो 1990 की दहाई के बाद जो है वो उभर कर सामने आए, ऐसा नहीं है। अगर हम मरकजी फलसफे को देखें, अफगानी तारीख को देखें, तो हमें ये मालूम चलेगा कि इस्लामी उसूल जो हैं वो अफगानी समाजी शऊर का हमेशा से एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। और अफगानी जो समाज है वो कोई एक मुनज़्ज़म समाज, एक तरक्की याफ्ता समाज आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक अब शुरू से लेकर अभी तक जो है वो कबायली निज़ाम के ऊपर जो है वो उसका एक कायम रहा है। और जो कबीले हैं अफगानिस्तान में, जैसे कि दुर्रानी कबीले हों या यूसुफजई, जो छोटे कबीले हैं जैसे कि यूसुफजई है, मलिकजई है, उसके अंदर वो शामिल हैं, उनका जो कंट्रोल है इलाकाई आबादी के ऊपर, वो एक बहुत हद तक उसको कोई भी ताकत खत्म करने में कामयाब नहीं हुई है। अगर हम तारीख में देखें तो जब एक ज़माने में ईरान का जो कब्जा है अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर, ईरान का परचम लहराता था, और उसके बाद जब इलाकाई जो आपके चीफ्स हैं उनको जब ताकत मिलनी शुरू हुई, जिसका कि शुरुआत जो है वो दुर्रानी कबीले से हुई कि उन्होंने अपनी एक मुमलिकत कायम करने की कोशिश की, और अपने उसमें भी उनको जो है बहुत दीगर कबीलों की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। और जब बात यहाँ पर आ गई कि भाई कौन बादशाह बनेगा, तो अफगानिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ कि जब उलेमा जो है वो उन कबाइल रहनुमाओं के हिमायत में आए, तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया। उनको बादशाह नहीं बनाया, बल्कि अमीरुल मोमिनीन यानी कि कमांडर ऑफ द फोर्सेस, एक लक़ब उनको दिया गया।
تو बादशाह उलेमा भी उनको बादशाह नहीं बना रहे थे, बल्कि उनको एक कमांडर बना रहे थे, समाज का एक कमांडर जो समाज को आगे लेके चले। और जहाँ तक बात है जो तशवीश मगरबी ममालिक की खास तौर से है कि भाई तालिबान जो है, तालिबान इस्लामिक उसूल जो हैं, इस्लामिक सोच जो है वो समाज में लेकर आएंगे, तो वो उससे अफगान समाज कभी भी दूर नहीं रहा है। आप अगर तारीखी तौर पर देखें तो 1793 की पहली लड़ाई के बाद जो कि अंग्रेजों के साथ हुई थी, जब अमानुल्लाह जब वहाँ के अमीर बने, तो उन्होंने ये कोशिश की कि समाज में जो इस्लाहात हैं उसको शुरू किया जाए, और औरतों की तालीम पे ऊपर जोर दिया जाए, पर्दे को जो है वो कम किया जाए। तो उसके खिलाफ खासी मुखालिफत उस जमाने में भी हुई थी। और अगर हम देखें तो ये बुनियादी चीजें आज भी तालिबान अपने साथ लेकर चल रहा है, और मगरबी दुनिया को यही खतरा है कि साहब ये अगर चीजें चलती रही तो इसका मतलब है कि इस्लामी परचम जो है अफगानिस्तान पर एक मतलब फिर लहराएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो गहराई से एक दूसरी चीज जो है, जो बहुत बुनियादी उस चीज है, वो उसको देखने से परहेज करते हैं कि जो मुआशी निज़ाम है अफगानिस्तान का, वो क्या निज़ाम है, उसमें गांव की, कस्बे की, जिले की क्या एक हैसियत है, और उस सारी चीजों में कबीला जो है वो आपका क्या रोल अदा करता है। तो इसके ऊपर ये लोग सोचने से और अपनी नजर डालने से परहेज करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो अगर हम जोग्राफियाई तौर के ऊपर अफगानिस्तान को देखें तो एक बहुत ही मुश्किल जगह है, जहाँ पे कि रहना कोई आसान नहीं है, और जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर रहना और बुनियादी सहूलियात वहां पर आज तक मैसर नहीं हुई है लोगों को। वो भी आज भी पुराने दौर के जमाने में रह रहे हैं कि आपको नल का पानी नहीं मिलता है, आपको सीवेज सिस्टम वहाँ पे कोई नहीं है, तालीम जो है बेसिक तालीम वहाँ पे नहीं दी जाती, बेसिक तालीम अभी भी आपकी मसाजिद और मदरसों में जो है वो दी जाती है। तो हर जो हुकूमतें आई उसमें जो है अगर हम देखें 1793 के बाद से मुख्तलिफ जो अमीर या बादशाह या वजीर आजम भी अगर हम कहें कि जब 1923 के बाद जब पहली मरतबा अफगानिस्तान में एक दस्तूर कायम करने की कोशिश की गई और एक दस्तूरी निज़ाम कायम करने की कोशिश की गई, तब भी उसके बावजूद भी आज तक जो एक आम अफगानी है जो कि एक दूर दराज के गांव में रहता है, वो बुनियादी सहूलियात से आज के दौर की बिल्कुल अभी भी दूर है। ना उसके पास बेहतर सड़कें हैं, ना उसके पास मवासलाती निज़ाम है, ना उस हाँ मवासलाती निज़ाम के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि वो सैटेलाइट फोन के जरिए या मोबाइल फोन के जरिए बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ों से बहुत दूर है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और उसके अंदर कबीले की जो एक मरकजी अहमियत है, उसको हमारे जो मगरबी मुबस्सरीन और तज्जिया निगार हैं उसको वो देखने से कासिर रहते हैं और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही वजह है जो तालिबान को उनकी हिमायत के लिए लोग फराहम कराती है, और तालिबान की सोच जो है वो उसकी वजह से उसको इतनी भारी तादाद में अक्सरियत हासिल है। अभी भी जो हाल फिलहाल के जो वाकयात हैं, अगर हम उनके ऊपर गहराई से देखें तो जो हमारे बड़े शहर हैं, काबुल है, कंदाहार है, हेमलंड है, इन सब के अलावा जो देही इलाके जो हैं, तो देही इलाकों में अभी भी ज्यादातर अक्सरियत जो है वो तालिबान के साथ में है, क्योंकि उनका जो मरकजी फलसफा जिंदगी है वो यही है कि आपको बुनियादी तौर पर इस्लाम को फॉलो करना है, आपको इस्लाम की चीजें जो है वो आगे लेके चलनी है, और उसके साथ साथ जो मरकजी फिक्र होती है जिसको कि पश्तून वली हम कह सकते हैं, कि वो उस फिक्र के जेर असर जो कबाइल हैं, तो वो अपने कबीले को ज्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत की एक कौम को, बनिस्बत की एक मुल्क को, और उनकी तरजीहात जो हैं वो स्पेसिफिक है अपने कबीले या ट्राइब के लिए। और उनकी जो सपोर्ट के अलावा जो हिमायत जो है, चाहे वो माली हो, चाहे वो अपनी जिंदगी के तौर पे वो अतिया दें, वो तो वो सारी चीजें वो तालिबान के साथ में मिलकर लेते हैं। और अभी भी जो 85% जो तस्करा हो रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल 85% एरिया पर बढ़ गया है, तो उसमें ज्यादातर एरिया जो है वो देही इलाके हैं, बड़े शहरों तक अभी तक तालिबान पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका है। अच्छा, तालिबान की अगर हुकूमत बनती है, जैसे कि बहुत से लोग इस बात के इम्कान को दुरुस्त समझ रहे हैं और काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, इसमें भारत अब तक जो मौजूदा नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत है अशरफ गनी वाली, उसके साथ
एक के बाद में जो हुकूमत बनी, उसके साथ साथ मुसलसल काबुल की मौजूदा हुकूमत के साथ रही है, और भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, तकरीबन $3 अरब वहां पर मुख्तलिफ सड़कों पर, स्कूलों पर, और मुख्तलिफ वहां की पार्लियामेंट में बनवाने में। अब अगर तालिबान की हुकूमत बनती है, जिनके पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात हैं, बताए जाते हैं, कभी कभी पाकिस्तान इसे इल्जाम के तौर पर कहता है, लेकिन बुनियादी हकीकत है कि तालिबान के पाकिस्तान से ताल्लुकात हैं, उनके लीडर्स भी यहाँ रहते रहे। अब आने वाले वक्त में भारत के लिए क्या पोजीशन बनेगी, क्या कुछ होगा? क्या तालिबान से बातचीत की बात भी आई थी, लेकिन साथ साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको भी वहां से, कंधार से वापस निकाला गया उस डर की वजह से। आपको क्या लगता है, भारत के लिए क्या कुछ बदलने वाला है अफगानिस्तान? देखिए, जैसा आपने फरमाया कि सन 2001 या 2000 के बाद से हिंदुस्तानी हुकूमत जो है वो अफगानी हुकूमत के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने में हमेशा कोशा रही है, और उसकी एक वजह ये भी है कि जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो वहाँ पे समाजी सहूलियात मुहैया कराने के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा वहाँ का जो कल्चर है उसको महफूज करने के लिए हिंदुस्तान ने काबुल यूनिवर्सिटी, काबुल लाइब्रेरी और ये सब दीगर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत पैसा सर्व किया है। उसकी एक वजह ये भी है कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि अफगानी सियासत के ऊपर और खित्ते में पाकिस्तान का असर और रसूख जो है वो कम होता रहे, और उसको काउंटर करने के लिए उसने अफगानिस्तान में जो है वो एक डेवलपमेंट एड का एक जरिया मगरबी ममालिक से सीख कर शुरू किया था। और उसका असर ये है कि जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं वो हमेशा से बहुत ही करीबी और दोस्ताना माने जाते रहे हैं, और उसमें एक पाकिस्तान का जो किरदार है वो एक इरिटेंट के तौर के ऊपर जो है वो हमेशा बरकरार रहा है। तो अभी भी पाकिस्तान और तालिबान अपने दरमियान के ताल्लुकात के ऊपर कुछ भी कहने से गुरेज करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम दोनों एक साथ हैं या हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो ये हिंदुस्तानी क़यादत की हिकमत अमली बहुत दुरुस्त है कि वो अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत कायम हो, चाहे जो होने वाली हो, जैसे कि इशारे ये दिए जा रहे हैं कि हो सकता है कि तालिबान की हुकूमत कायम हो जाए, और अभी पिछले महीने ही जो हिंदुस्तानी सिफारतकारों ने दोहा में जो है वो तालिबान नुमाइंदों से बातचीत की। तो ये एक इशारा है कि हिंदुस्तानी क़यादत बड़ी दुरुस्त तरीके से एक वाज़ेह हिकमत अमली के तहत काम कर रही है, और वो ये नहीं चाहती कि अगर तालिबान ज़ेर इक़्तिदार आ जाते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उसके मरासिम उससे किसी गलत सतह के ऊपर कायम हो, बल्कि वो उसको एक मुस्बत सतह पर कायम करके उनसे अपने इलाकाई हिफाज़ती इक़दामात के तौर पर उसको देख रही है। इसमें पाकिस्तान को क्या कुछ मिलने वाला है, या नुकसान होने वाला है? क्या कुछ होगा पाकिस्तान का, क्या आपको लगता है? देखिए, अभी हाल-फिलहाल की अगर हम देखें कि हाल-फिलहाल नहीं बल्कि गुज़िश्ता 4 साल के अरसे में जिस तरीके से पाकिस्तान को इस पूरे खित्ते से अमरीकी इंतज़ामिया ने बिल्कुल एक तरीके से हाशिए पर रख दिया था, उसके बाद अब जो बाइडेन के माफ़ कीजिएगा, जो बाइडेन के नए अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद से इमरान खान ने अपनी कोशिशें तेज़ की हैं कि अमरीकी इंतज़ामिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात उनके जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएँ। लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोई खिलाफ कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने अमेरिका की इस तजवीज़ को कि अमेरिका वहाँ पर अपने हवाई बेस बनाने के लिए पाकिस्तान से जगह तलब कर रहा था, जिसके लिए पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। वो एक इशारा है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि अमेरिका उसके ज़रिए से अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो अपनी कंट्रोल या कोई दूसरा एज़ अ प्रेशर ग्रुप काम कर सके। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इमरान खान को जो है बहुत ही एहतियात के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि उनका उनका जो फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान का, वो हमेशा से प्रो अफ़गान या ये कहिए कि प्रो मुजाहिदीन या प्रो तालिबान रहा है। और उसकी एक वजह ये है कि जिस तरीके से मंशियात और असलहा का जो कारोबार जो एक शुरू हुआ था अफ़गानिस्तान का नाम लेकर, वो एक बहुत हद तक पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो फ़िनांस करता है, और वो काफ़ी परेशान है कि वो दोबारा से किस तरह से कायम किया जा सकता है। तो इमरान खान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक़्त है वो अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल में रखते हुए कुछ ऐसी नई हिकमत अमली वज़ा करना है जिससे कि वो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रखें,
اور علاقے میں اپنی جو ان کی ایک سینٹرل اور امپورٹنٹ پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھیں۔ اچھا، اس سب 20 سال تقریباً امریکہ افغانستان میں رہا، 2001 میں یہ کہہ کر کے آئے تھے کہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے آئے، طالبان کی حکومت گرائی۔ اب ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ یہ جو بند کمرے میں دوحہ میں بات ہوئی طالبان کے اور امریکہ کے بیچ میں، پھر سے طالبان کو حکومت دینے کا انتظام خود امریکہ نے ہی کر دیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے 20 سال میں امریکہ کو کیا ملا افغانستان؟ دیکھیے، اگر ہم ایک بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو امریکہ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ امریکہ کو صرف نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ $40 بلین سے زیادہ اس نے یہاں پر خرچ کیے، اس کے 2400 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، اور مجموعی طور کے اوپر 22,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کے فوجی جو ہیں وہاں پر زخمی ہوئے۔ لیکن تاریخی طور پر ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ تاریخ میں افغانستان کو سلطنتوں کی قبرگاہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ پہلے الیگزینڈر، اس کے بعد برطانیہ، پھر روس اور پھر امریکہ۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بنیادی افغانی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے قابو میں یا کسی کے زیر سایہ نہیں رہ سکتے ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، ایک آزاد قبیلہ ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ روس اور امریکہ جیسی دو بڑی طاقتوں کو افغانستان سے بنا کچھ حاصل کیے منہ چھپا کر بھاگنا پڑا۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو امریکہ میں جو نئی انتظامیہ آئی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا یہ سوچنا ہے کہ اپنے جو لاسز ہیں ان کو کم کر کے آپ کوئی ایسی جگہ پر آ جائیں کہ آپ علاقے میں اپنا ایک اثر و رسوخ قائم رکھیں، لیکن آپ معاشی طور پر اپنا کوئی پیسہ نہ خرچ کریں، اور انسانی طور پر اپنے عملے کی جانوں کو بچا کر رکھیں، اس میں کوئی ہلاکتیں نہ ہوں۔ اس طریقے سے کوئی امریکہ کوئی پالیسی وضع کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ صرف افغانستان کا ہی ذکر نہیں ہے یہاں پر۔ اگر عراق کا بھی دیکھیں تو عراق میں بھی امریکہ کی میں اس وقت یہی سوچ چل رہی ہے کہ عراق میں موجود امریکی افواج کا جو ہے وہ کیسے واپس بلایا جائے، اور ابھی عراقی وزیر اعظم جو ہے خادمی جو ہے وہ کل ان کی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر بھی اسی نکات کے اوپر بات چیت ہوئی کہ بھئی آپ، جب بلکہ خادمی نے صاف واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امریکی افواج کا جو ہے واپس عراق سے بلا لینا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ عراقی فوجیوں کی ٹریننگ، انٹیلیجنس کی ٹریننگ اور امداد جو ہے وہ امریکہ کو جاری رکھنی چاہیے۔ تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں جو اپنے ساتھ وہ قدیمی صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ جو لڑائیاں اب سے 20 سال سے تقریباً سے لڑ رہا تھا وہاں سے وہ واپس آنا چاہتا ہے، کیونکہ اب اس وقت جو امریکی اکانومی ہے وہ یہ سارا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ بہت بہت شکریہ اسد مرزا صاحب، آپ نے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ افغانستان میں طالبان کی پھر سے مضبوط ہوتی ہوئی پوزیشن، اس میں بھارت کی کیا صورتحال رہے گی، پاکستان کو کیا کچھ ملنے والا ہے یا ان کے کیسے تعلقات ہیں، اس پر بھی آپ نے بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ 20 سال کے اپنی اس افغانستان میں موجودگی سے اسے کچھ ملا نہیں، بلکہ اس نے بہت بڑے نقصانات اٹھائے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد مرزا صاحب، آپ نے میڈیا اسٹار ورلڈ کے درشکوں کے لیے وقت نکالا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کچھ آخر میں کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے درشکوں سے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بہت بہت لازمی صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔